चलो चलो निकलो बाहर, इस घर को बंद करना है, ताला लगेगा यहाँ। चलो। रुको रुको, अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? कौन हो आप जो हमारे घर में घुस आए? तुम्हारा घर नहीं, ये घर मदन लाल जी का है। उनके यहाँ पर जितने भी कच्चे घर बने हुए हैं उन्हें तुड़वाकर बड़े बड़े शोरूम बनवा रहे हैं। चलो, वैसे ही इतनी बारिश हो रही है, इतना समय नहीं है कि हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दें। चलो चलो निकलो यहाँ से। पर भैया हमारा सामान तो दे दो। सामान? अरे कोई सामान नहीं मिलेगा, जो तुमने पिछले 3 महीनों का किराया देना है इस सामान को बेचकर इन पैसों से निकलेगा। सेठ जी ने हमें यही आदेश दिया है। हे भगवान, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? पहले ही विनोद के जाने का दुख कम था जो ये घर से बेघर करने आ गए। चलिए माँ जी, ये निर्दयी लोग हमारी नहीं सुनेंगे। चलो बच्चों बाहर चलो, नहीं तो ये लोग न जाने हमारे साथ और कैसा व्यवहार करें। संगीता अपनी सास और 2 बच्चों रोहन और प्रिया को लेकर घर से बाहर आ गई। वो आज घर से बेघर हो गई। 6 महीने पहले संगीता का पति विनोद सड़क पार करके घर लौट रहा था, तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और उसका देहांत हो गया। उसके बाद से ही संगीता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। ऊपर से अब उसके पास रहने के लिए छत भी नहीं थी। संगीता बहुत परेशान थी। मॉनसून जोरों पर था। बारिश में संगीता का पूरा परिवार भीग रहा था। ये सब संगीता से देखा नहीं जा रहा था। माँ जी, सामने पेड़ के नीचे बारिश कम है, चलो हम वहाँ चलकर बैठते हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मम्मी, मुझे भी भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या करोगी बहू, अभी तो आधा दिन भी नहीं बीता, हम कहाँ जाएंगे? सिर से छत भी चली गई। मैं सोच रही थी कुछ दिन भैया के घर रुक जाते हैं, फिर कोई इंतजाम कर लेंगे। संगीता के मम्मी पापा नहीं थे, शहर में उसके भैया भाभी का घर था। संगीता का भाई उमेश एक ऑटो रिक्शा चलाता था और वो भी एक किराए के घर में रहता था। पर संगीता की मजबूरी थी, उसके पास अपने भाई के घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए संगीता अपने परिवार के साथ अपने भैया के घर आ जाती है। संगीता की भाभी सुधा का स्वभाव ठीक नहीं था। वो संगीता और उसके परिवार को देखकर नाक मुंह सिकोड़ने लगी। सुनो जी, ये तुम्हारी बहन अपने पूरे परिवार को यहाँ उठाकर ले आई है, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। पहले ही हमारे घर में पैसों की इतनी दिक्कत चल रही है, अब हम इसका खर्चा थोड़ी उठाएंगे। उसे बोल देना सुबह अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाए, या फिर मैं बोल दूंगी। सुधा, वो मेरी सगी बहन है, इस समय वो परेशान है, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? भाभी आप परेशान मत हो, बस कुछ दिन के लिए आपकी मदद चाहिए। माँ जी और बच्चों को रहने की जगह मिल जाएगी, फिर मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी और रहने की जगह भी। संगीता की भाभी मुंह बनाती हुई कमरे से चली जाती है और फिर अगले दिन से ही संगीता ने अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। कई जगह पर नौकरी की तलाश करने के बाद भी संगीता को कोई काम नहीं मिल रहा था। संगीता की भाभी सुधा लगातार उस पर दबाव डाल रही थी कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ से चली जाए। संगीता, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम अभी काम क्यों तलाश रही हो? तुम यहाँ आराम से रहो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इतनी जिम्मेदारी तो संभाल ही सकता हूँ ना बहन। भैया वो तो सही है, पर आप भी तो अकेले कहाँ तक करोगे? आपके ऊपर भी तो अपने परिवार की जिम्मेदारी है। और फिर अगर मुझे काम मिल जाता है तो मेरा तो बस एक ही फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी परवरिश कर सकूं। और फिर माँ जी का भी ख्याल मुझे ही रखना है भैया, इसलिए मुझे नौकरी तो करनी ही होगी। अरे कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, डॉक्टर के पास जाना है, मेरे दांत में बहुत दर्द है, और तुम हो कि यहाँ बातें करने में लगे हुए हो। तुम्हारी बहन कहीं भागी नहीं जा रही, अभी वो कुछ दिन और हमारी घर टिक कर रहने वाली है, समझे तुम? अभी बारिश रुकी हुई है तो हो आएंगे। तुम्हें पता है बार बार बारिश आ जाती है तो मेरा जाना रह जाता है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। संगीता का भाई कुछ कह नहीं पाता, वो चुपचाप अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के पास चला जाता है। तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है। संगीता दरवाजे पर खड़ी थी, तभी उसकी नजर एक फूड डिलीवरी बॉय पर जाती है जो बारिश में किसी के घर में खाना डिलीवर करने आया था, पर उसे सही पता नहीं मिल रहा था। मैडम, यहाँ पर रमेश चंद्र जी का घर कौन सा है? भैया वो कोने वाला घर है। शुक्रिया मैडम। डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर कर देता है, पर जैसे ही वो जाने लगता है संगीता उसे आवाज लगाती है, भैया जरा 1 मिनट रुकना। जी बोलिए। भैया आप जिस कंपनी में नौकरी करते हो, क्या मेरे लिए भी वहाँ कोई काम होगा? मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मैंने इंटर पास किया हुआ है, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो आप कृपया मुझे बता देना। मैडम, डिलीवरी बॉय और डिलीवरी गर्ल की निकली हुई है नौकरी, अगर आप चाहो तो डिलीवरी गर्ल की नौकरी कर सकते हो, और उसके लिए आपको स्कूटी चलाना सीखना होगा। हाँ वो तो मैं सीख लूंगी भैया, उसकी आप चिंता मत करो, बस आप मुझे वहाँ नौकरी दिलवा दो। ठीक है, मैडम से मैं बात करता हूँ। संगीता ने अपने भाई उमेश से इस बारे में बात की तो उसके भाई उमेश ने उसकी मदद की और संगीता को एक पुरानी स्कूटी कम दामों पर दिलवा दी। संगीता ने अपने भाई उमेश से स्कूटी चलाना सीखा
और कुछ ही दिनों में वो फूड डिलीवरी देने की नौकरी करने लगी। पर अभी मॉनसून था, तो बारिश के दिनों में भी संगीता को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक फूड डिलीवरी करनी पड़ती थी। संगीता ने अपने रहने के लिए अपने भैया के पड़ोस में ही एक किराए पर घर ले लिया और अपनी सास और बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। अरे बहू, आज बहुत बारिश है, तो इस बारिश में कैसे जाएगी? सड़कों पर तो बहुत पानी भरा हुआ है। माँ जी, अब तो मुझे आदत हो गई है। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय बच्चों, दादी को तंग नहीं करना, आराम से बैठकर दोनों पढ़ना। संगीता रोजाना ऐसी ही मूसलाधार बारिश में भीगती हुई सब घरों में ऑर्डर पहुंचाती है। संगीता ने सोच लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मौसम, चाहे बारिश का हो, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, संगीता हिम्मत नहीं हारेगी। वो खूब मेहनत करेगी। संगीता को अपनी सास का बहुत सपोर्ट मिला। संगीता को घर की और बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। संगीता का भाई जानता था कि उसकी बहन कितनी सहनशील है, जिसने जिंदगी में इतने दुख देखने के बाद भी जिंदगी में संघर्ष करना नहीं छोड़ा। हे भगवान, बस यही होना बाकी था। माँ जी उठिए, देखिए ना, छत से पानी टपक रहा है। हैं? ए मुरी मैया, अभी तो बारिश का मौसम ठीक से आया भी नहीं और छत का ये हाल। चलिए माँ जी, उधर चलते हैं, वहाँ पानी से बचे रहेंगे। पूरी रात उस कच्चे मकान की छत से पानी टपकता रहा। रामकली और उसकी बहू माला घर के एक कोने में बैठे रहे। इसके अलावा फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। असल में वो बिल्कुल अकेली थी। रामकली के पति का कई साल पहले स्वर्गवास हो चुका था और माला का पति यानी रामकली का बेटा सुंदर करीब 3 सालों से घर नहीं आया था। वो पैसे कमाने के लिए शहर गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। माला ने शहर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन सुंदर उसे कहीं नहीं मिला। तब से माला और रामकली एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी गुजार रही थी। खेती के लायक बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिसके पास ही एक कच्चा घर बनाकर दोनों अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन बारिश के आते ही अब ये घर भी साथ छोड़ रहा था। माँ जी देखिए तो, यहाँ भी दरार आ गई है और छत भी टपक रही है। अभी तो बारिश का मौसम बस शुरू ही हुआ है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दीवार ढह जाएगी और फिर हमारा पूरा घर भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दीवार और छत की छेदों को भरने के लिए बस थोड़ी मिट्टी मिल जाए, फिर काम हो जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं जाकर गांव वालों से बात करती हूँ। कोई ना कोई अपने खेत से मिट्टी दे ही देगा हमें। माँ जी, मिट्टी ही चाहिए तो हम अपने खेत से ले लेते हैं ना। अच्छा, और इतनी मेहनत से जो भिंडी के पौधे उगाए हैं उनका क्या होगा फिर? अगर मिट्टी निकाली तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तो माँ जी, गांव में सबने ही खेतों में कुछ ना कुछ उगा रखा होगा, तो हमें कोई कैसे देगा मिट्टी? हाँ, मुश्किल तो है, पर हो सकता है किसी का खेत खाली हो। मैं जाकर देखती हूँ, तू जाकर खेत में पानी डाला। रामकली और माला किसी भी हालत में अपने खेत की फसल खराब नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उनके पास राशन के नाम पर सिर्फ चावल ही थे, जो उनके पिछली फसल से बचे हुए थे। रामकली पूरे गांव में घूमी और फिर सीधा गांव के मुखिया जी के पास गई। मुखिया जी, एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो रामकली, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरी झोपड़ी की दीवार में दरार आ गई है। अगर दीवार गई तो पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। दीवार फिर से बनाने के लिए बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। छत भी टपक रही है तो अपने खेत से मिट्टी निकाल लेना, क्या दिक्कत है? मुखिया जी, मैं ऐसा तो कर लेती, पर मेरा खेत खाली नहीं है अभी। वो आपका खेत है ना, पटरी के पास वाला, मैंने देखा आपने उसे खाली छोड़ा हुआ है। तो अगर उसमें से मैं ना, वहाँ की मिट्टी को हाथ भी मत लगाना। बारिश का मौसम आ गया है, मुझे वहाँ धान बोना है भाई। बस अभी वहीं तो जा रहा था मैं। बस आज का दिन दे दो मुखिया जी, कल बो लेना अपनी फसल। मैं और मेरी बहू बस थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे आज ही। अरे जिद मत कर, मना कर दिया ना मैंने, जा किसी और से बात कर जाके। रामकली को मुखिया से बहुत आस थी, लेकिन खड़ूस मुखिया ने उसकी कोई मदद नहीं की। इसके बाद रामकली ने और कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। उधर माला खेत पर पानी डालकर घर वापस आ चुकी थी और खाना बनाकर रामकली के इंतजार में बैठी थी। फिर कुछ देर बाद, माँ जी आप आ गई, क्या हुआ? कौन देगा हमें मिट्टी? कोई नहीं, सबकी जान जा रही है इतनी सी मदद करने में। आपने मुखिया जी से पूछा क्या? उनके पास तो बहुत सारे खेत हैं। वो मुखिया जितना बड़ा आदमी है, उसका दिल उतना ही छोटा है। वो पटरी के पास खाली खेत पड़ा है उसका,
पर मिट्टी देने से साफ मना कर दिया उसने। भगवान जाने अब क्या होगा। घर आते हुए देखा मैंने, आसमान में ऐसे काले काले बादल हैं जैसे आज के आज अपना घर बहा देंगे। माला अपनी सास को दिलासा तो देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त खुद वो भी परेशान थी। लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर उसने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं समझ गई हमें क्या करना है। क्या? माँ जी पहले आप खाना खाओ, फिर हम दोनों चलेंगे मिट्टी लेने। पर मिट्टी लाएंगे कहाँ से? हमारे खेत से। अरे लेकिन कुछ नहीं माँ जी, घर का ठीक होना फिलहाल सबसे जरूरी है। और फिर भिंडी ना सही, इस बार सिर्फ चावल से काम चला लेंगे, और बारिश है तो फिर से धान भी तो उगा सकते हैं। और माँ जी वैसे भी धान की खेती के लिए पानी तो रोकना ही होगा, और उसके लिए खेत की मेड़ भी ऊंची करनी होगी। क्या बोल रही है? मिट्टी निकाल लेगी खेत से तो मेड़ किससे उठाएगी? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अगर हम अपने खेत से कुछ मिट्टी निकाल लेंगे तो वैसे भी अपना खेत गहरा हो जाएगा, पानी खुद ही रुक जाएगा खेत में, तो मेड़ ऊंची करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ री, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं फिर। अब भिंडियों का जो होना है वो होए, चल पहले अपना घर बचाते हैं। सास बहू को बारिश से जूझने का रास्ता दिख गया था। पहले दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर दोनों खेत पहुंची। बड़े भारी मन से दोनों ने अपनी भिंडी की फसल उजाड़ दी और फिर अपने खेत से मिट्टी निकालकर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की कमजोर दीवार को ठीक किया, साथ ही छत की दरारों को भी भर दिया। काम पूरा हो चुका था और इस बार दीवार पहले से मोटी और मजबूत दिख रही थी। फिर रात होते ही फिर से बादल कड़कड़ाने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। ये देखकर रामकली कुछ उदास हो गई। माँ जी आप परेशान मत होइए, मिट्टी की परत अच्छे से सूख गई है और इस बार सब कुछ पहले से काफी मजबूत है। अरे पगली, बात वो नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ कि भिंडी तो बची नहीं, अब खाएंगे क्या? ये मिट्टी। माँ जी ये चावल है तो सही, यही खाएंगे, और सुना है इस बार अच्छी बारिश होगी तो चावल फिर से उगा लेंगे और उन्हें इस बार बेच भी देंगे, और उनसे जो पैसे आएंगे उनसे जो चाहे वो खाएंगे। माला की बात सुनकर रामकली मुस्कुरा दी और फिर दोनों सास बहू चैन की नींद सो गए, इस उम्मीद में कि अगले दिन तक उनका खेत बारिश के पानी से भर जाएगा तो उसमें वो धान की रोपाई कर देंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस रात से वो बारिश शुरू तो हो गई, लेकिन वो रुकेगी कब ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। माँ जी शुक्र है कि हमने अपना घर वक्त पर ठीक कर लिया, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती। घर तो बचा लिया बहू, पर लगता है इस बार फसल नहीं उगा पाएंगे। देखना 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, सारे खेत बारिश के पानी में डूब गए हैं। देख सबकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और हमारी तो पहले ही हो गई थी। सोचा था धान उगा लेंगे, पर ऐसी बारिश में वो भी कैसे हो। बारिश रुकने के बजाय लगातार तेज होती रही। पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फसलें तो बर्बाद हुई ही, लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। रामकली और माला के घर में भी दोनों ने बड़ी मुश्किल से वो वक्त निकाला। पूरे 5 दिनों के बाद जब बारिश थमी तो धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी उतरने लगा और खेतों की मिट्टी दिखने लगी। लेकिन अब कहीं भी फसल नहीं बची थी, बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। गांव के सारे किसान मायूस थे क्योंकि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उधर रामकली और माला के खेत का हाल तो और भी बुरा था, क्योंकि वहां से पानी उतरा ही नहीं। बारिश थमने के बाद भी उनका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। असल में घर बनाने के लिए मिट्टी निकालने की वजह से ये खेत एक छोटे से तालाब की शक्ल ले चुका था, और ये देखकर रामकली ने अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ माँ जी, हम तो यही चाहते थे ना कि हमारे खेत में बारिश का पानी रुक जाए। अरे पगली, इतना पानी थोड़े ही चाहिए था, ये अब खेत नहीं पूरे का पूरा तालाब बन गया है। यहाँ धान कैसे बोएंगे बता जरा। रामकली मायूस थी, लेकिन माला अभी भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। कुछ देर सोचकर उसने बड़ी ही फुर्ती से रामकली का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी आ गया आ गया। अरे कौन आ गया? सुंदर आ गया क्या है? नहीं माँ जी, इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं हमारी। फिलहाल तो एक उपाय आया है मेरे दिमाग में इस परेशानी से निकलने का। अच्छा बता फिर, अब क्या सोचा है तूने? माँ जी, धान बोने के लिए जो पैसे हमने बचा कर रखे हैं, हम शहर जाकर उन पैसों से मछलियाँ ले आते हैं। वाह हरी, यहाँ भूखे मरने की नौबत आ रही है और तुझे मछली खाने की पड़ी है। हाँ माँ जी, मछली तो खाएंगे पर अभी नहीं, पहले हम मछलियाँ पालेंगे, उन्हें बेचेंगे, पैसे कमाएंगे और फिर मजे से खाएंगे। माला की बात रामकली को भी ठीक लगी। फिर अगले ही दिन दोनों शहर पहुंच गई और वहां मौजूद मछली पालन केंद्र से उन्होंने कुछ बढ़िया किस्म की मछलियां खरीदी। दोनों मछलियां लेकर गांव वापस ही आ रही थी कि तभी, माँ जी वो देखिए, क्या ये सच है माँ जी?
सामने सुंदर था, जिस पर अचानक माला की नजर पड़ गई थी। दोनों फौरन सुंदर के पास गईं। सुंदर बहुत ही बुरी हालत में था। असल में उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त खो चुकी थी और यही वजह थी कि वो वापस गांव नहीं पहुंच सका। माला और रामकली सुंदर को वापस पाकर बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ साथ गांव वापस ले आए। लेकिन अब चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि अब खाने वाले 2 नहीं बल्कि 3 थे और सुंदर का इलाज करवाना भी जरूरी था। चल माला, ये मछलियां जाकर अपने खेत मतलब कि तालाब में डाल आते हैं। अब तो बस इन्हीं से उम्मीद है। दोनों ने ऐसा ही किया। मौसम और किस्मत दोनों ने उनका साथ दिया। बारिश का मौसम जहां सारे गांव की फसलें बर्बाद कर रहा था, तो वहीं रामकली और माला के तालाब के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ ही वक्त में तालाब में ढेर सारी मछलियां दिखने लगीं, जिन्हें देखकर माला और रामकली बहुत खुश हुई। बारिश की वजह से पूरा गांव पहले से ही परेशान था। उनके पास पिछले साल के चावलों के अलावा कुछ नहीं था खाने के लिए। ऐसे में सभी ने माला और रामकली से खूब मछलियां खरीदी और इस तरह उन्हें भी अपनी परेशानी का हल मिल गया। कमाई अच्छी होने लगी तो रामकली और माला ने सबसे पहले सुंदर का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में सुंदर को सब कुछ याद आ गया। अब सब ठीक था। अब रामकली का परिवार भी पूरा था और घर का राशन भी।